क्या क्या था रेवेन्यू आप लोग का फाइनेंस एक्ट में? और टैक्सेस के अलावा और कुछ नहीं था रेवेन्यू सोर्स? लाइबिलिटीज आपको मिला है? हाँ, इंटरेस्ट डिविडेंड रहेगा। हाँ, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो था कहाँ से मिलता है ये आप लोगों को? गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? हाँ, तो ये वाला तो आप लोगों को पता ही है। इंटरेस्ट बॉन्ड तो गवर्नमेंट इशू करता है। बॉन्ड आप लोग का जैसे हो गया अभी एसजीबी आ गया, फिर किसान विकास पत्र हो गया। हाँ, वो तो आरबीआई इशू करता है, वो तो गवर्नमेंट को थोड़ा मिलेगा, गवर्नमेंट को तो नहीं मिलता है। हाँ, ये इंटरेस्ट जो है क्या गवर्नमेंट अगर किसी को अगर कुछ लोन देता है, जैसे आजकल निकल ही रहा था आप लोग का कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो वहां से अगर कुछ भी लोन मिल रहा है तो वो क्या हो गया गवर्नमेंट का रेवेन्यू में आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग ने लास्ट डिस्कस किया था कि डेफिनेशंस हम लोग को पता चल गया था कि डेफिनेशंस कौन सा सेक्शन में था आपका? सेक्शन 2 में रहता है। तो ये क्या है, डेफिनेशंस जानने के लिए पहले हम लोग को जानना क्या पड़ेगा? एक्ट जानना पड़ेगा कि डेफिनेशंस कहाँ पे है, एक्ट में है। और ये वाला कौन सा एक्ट गवर्न करता है जहाँ पे आप लोग का डायरेक्ट टैक्सेशन कहाँ पे रहता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला में। अभी 1961 में जो एक्ट आया है उसको अभी कोई भी इंडिया में कोई भी अगर एक्ट आता है उसको गवर्न करने के लिए कौन सा लॉ है? कौन गवर्न करता है ये सब एक्ट को? आप लोग 2-3 एक्ट का नाम बताइए तो। इनकम टैक्स एक्ट आप लोगों को पता है, जीएसटी एक्ट आप लोगों को पता है, और इंडियंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी कौन सा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, पढ़ के गया था अभी थोड़ा आगे? कौन सा क्लास करके गया? लॉज एंड एथिक्स। लॉज एंड एथिक्स का क्या अलग से रहता है क्या एक्ट? कंपनीज एक्ट। तो ये सब एक्ट को कौन गवर्न करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं रहता है तब उसको हम लोग लॉ बोल के नहीं मानेंगे। अगर कोई भी फैक्ट रहता है या कोई भी एक प्रोविजंस रहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उसको लॉ बोल के नहीं माना जाएगा। जहां पे आपका क्या है, सिविक राइट्स नहीं रहेगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उसमें आपको वो अगर कोई भी एक्ट हो, इनकम टैक्स हो एक्ट हो, या आपका जीएसटी एक्ट हो, या आपका कंपनीज एक्ट हो, जहां पे आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है या जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ को वायलेट कर रहा है, उसको अल्ट्रा वायलेंस टू दी लॉ बोल के माना जाता है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हम लोग का? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, सबको सुपरसीड करता है। तो पहले क्या आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपको क्या करना है, चार्ज करना है या लेवी करना है। किसको लेवी करना है? लेवी ऑफ टैक्सेस। कौन बोल के दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि आपको टैक्स लेना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आया कब था? 1950 में। ठीक है, इसी रेट में आया होगा। तो उसका पहले क्या टैक्सेस चार्ज किया नहीं जाता था? कौन करता था? 19 इस डेट में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है और इस डेट में कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि हम लोग को टैक्स चार्ज करना है। किससे? पर्सन से चार्ज करना है।
उसका पहले कैसे रन होता था, गवर्नमेंट कैसे रन होता था? चार्टर एक्ट। कौन लाया था, कुछ याद है? ब्रिटिश लाया था। तो ब्रिटिश जब लाया था ये चार्टर एक्ट, आप नहीं था पहला क्लास में? तो ब्रिटिश ने जब ये एक्ट लाया था, ब्रिटिश ने क्या बोला था, कहां से पैसा मिलेगा, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेगा? अर्निंग से नहीं, जो भी आप लोग को पैसा मिल रहा है, जो भी आपने कल्टीवेट कर रहा है, जो भी अर्निंग्स आएगा वहां से आपको कुछ एक पोर्शन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो सेम उसका बाद में क्या आया, इंडियन लॉ में भी ये चीज का बारे में है। फिर उसका पहले आपका मुगल्स ने भी यही पोर्शन आप लोग को लेके गया था कि आप लोग को पहले जो भी कल्टीवेट करेंगे, जो भी आप लोग को पैसा मिल रहा है रेवेन्यू से, तो वहां से भी आप लोग को पैसा देना पड़ेगा। ये फिर ब्रिटिश लोग ने आजमाया, फिर उसका बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सेम चीज आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग को अभी पहले पता करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1 प्रीएम्बल है, जहाँ पे क्या लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर वहां पे कितना पार्ट्स है, 22 पार्ट्स है, जहाँ पे 444 आर्टिकल्स है, और कितना है आपका 12 शेड्यूल्स रहता है। शेड्यूल्स में क्या क्या है आपका, शेड्यूल्स में आपको बोलता है कि जो जो सब्जेक्ट मैटर रहता है, कि कहाँ पे कौन सा ट्राइब को आपको बचा के रखना है। जो चीज इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लॉ कौन फॉर्म करेगा, लॉ में स्टेट गवर्नमेंट अलग से रहता है हम लोग का, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से रहता है, कि कौन कौन सा एक्ट ये गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, और कौन सा एक्ट में पावर किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, और कौन कौन सा एक्ट में दोनों गवर्नमेंट का पार्टनरशिप रहेगा। ये कौन बोल रहा है आपका, शेड्यूल सब बोल के दे रहा है आप लोग को, ठीक है। तो आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर कोई भी अथॉरिटी ऑफ लॉ है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होना पड़ेगा, तो ही क्या कर पाएगा, वो कलेक्ट कर पाएगा या चार्ज कर पाएगा। अदर देन दोज पर्संस नो पर्सन इज एबल टू कलेक्ट टैक्सेस। फिर आपका कौन सा आता है, आर्टिकल 246 आता है, जिसको हम लोग को पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल 7 को पढ़ना पड़ेगा, जो बोलता है कि हम लोग का जो भी लॉ फॉर्म होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जहां पे पहला कौन आता है, यूनियन लिस्ट, जहां पे पावर किसका पास रहता है वो एक्ट फॉर्म करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास रहता है। फिर कौन सा आता है, स्टेट लिस्ट, जिसमें किसका पास रहता है पावर, स्टेट गवर्नमेंट का पास रहेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन है, दोनों का पास पावर रहेगा, ठीक है। तो अभी शेड्यूल 7 में हम लोग क्या देखेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आपका कौन सा लिस्ट था, यूनियन लिस्ट। उसमें आपको क्या क्या बोला था कि ये सब क्या है, आपका टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको क्या करना है, एक्ट फॉर्म करना है, और उसमें पावर किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो ये यूनियन लिस्ट है। 7 शेड्यूल किसको बोलते हैं, 7 शेड्यूल बोलता है कि आपको एक्ट फॉर्म करना है, एक्ट फॉर्म करना है या रूल्स उसका बनाना है। यूनियन लिस्ट बोलता है इसमें पावर किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। ये कौन सा है, इंडिया का डिफेंस में कोई भी एक्ट बनाना है वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। नेवल, मिलिट्री, एयर फोर्सेस कौन एक्ट फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये सब चीज आप लोग को फ्री टाइम में देखना है, अभी नहीं। अभी हम लोग को कहां पे आना है, डायरेक्ट ये 2 चीज में आना है, एंट्री 82 और एंट्री 46। कि एंट्री 82 कहां पे है, ऑफ यूनियन लिस्ट है। तो अभी हम लोग को पहले आना है यूनियन लिस्ट में।
कितना था आपका इनकम टैक्स के बारे में जहां पे बोला है 82। क्या बोला है यहाँ पे, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम का ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का पावर है, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम का ऊपर टैक्स कलेक्ट करना नहीं है। इसका टैक्स कौन कलेक्ट कर पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को अभी कौन सा एंट्री में लिखा हुआ है, तो कौन सा लिस्ट में रहेगा, स्टेट लिस्ट में रहेगा। और एंट्री कौन सा होगा, जहां पे एंट्री 82 था, इसमें एंट्री कितना था 46 रहेगा। ठीक है, यहां पे आप लोग को और भी देख रहे हैं कस्टम्स से आप लोग को मिल रहा है, वो कौन सा है आपको एक्ट में मिल रहा है, कौन सा आप लोग का। आप ये जो पेपर 7 का 2 पार्ट है आप लोग का, पार्ट ए में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीटी पढ़ रहे हैं, और पार्ट बी में जीएसटी और क्या था, आईडीटी था, जीएसटी और कौन सा था, कौन सा एक्ट आप लोग पढ़ रहे थे, कस्टम्स पढ़ रहे हैं। आईडीटी में कौन सा है, कस्टम्स है, तो कस्टम्स का एंट्री कौन सा आ गया 83 आ गया। यहाँ पे जो भी आपको, कल को हम लोग एल्कोहलिक कंजम्पशन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे भी आप लोग को क्या मिल रहा है, ये सब का कोई भी ड्यूटी है, एक्ट अगर फॉर्म करना है, उसको कोई कौन करे, स्टेट गवर्नमेंट करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट नहीं करेगा। ये कौन सा लिस्ट था, ये कौन सा लिस्ट था आप लोग ने जो अभी देखा है, यूनियन लिस्ट। कौन कलेक्ट करेगा इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। हाँ, कॉन्करेंट में ऐसा है जहां पे दोनों का पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करता है। जैसे आप लोग का पहले क्या था भाई, यहाँ पे आप लोग का क्या आता है, जीएसटी एक्ट आता है, जहां पे क्या है 2 चीज होता है, 3 भी होता है। यहाँ पे क्या है, सीजीएसटी रहता है, जिसका पोर्शन कौन खाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास जाता है। फिर अभी किसका पास रहता है, ये स्टेट का पोर्शन है। फिर इसका बाद कौन आता है, आईजीएसटी रहता है। ये कौन लेता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहता है या दूसरा कोई लेता है, आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पास ही आता है। फिर उसका बाद में और एक चीज आता है, सेस आता है। ये जो सेस है और ये जो आपका स्टेट जीएसटी है, उसको क्या करना पड़ता है गवर्नमेंट को, पहले ये सब पैसा किसका पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है कि ये जितना भी उनका पोर्शन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करे, स्टेट को कर दे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि स्टेट को गवर्नमेंट से फंड नहीं मिल रहा है। अभी आप लोग को पता होगा कि जीएसटी एक्ट में चिल्लाता रहता है कि हम लोग को फंड नहीं मिल रहा है। किसका फंड नहीं मिल रहा है, इसी का ही पैसा जो गवर्नमेंट का हाथ में आ चुका है, वो पैसा अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। यही चीज कहाँ पर लिखा रहता है, कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा रहता है। तो चलिए आप लोग को कॉन्करेंट लिस्ट भी हम लोग दिखा देते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है, क्रिमिनल लॉ आपका है। अगर कोई चोर है, वो चोर बोलेगा कि अगर हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली में चोरी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसका पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास में, हम वहां पे जाके चोरी कर रहा है, तो हमको पकड़ेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट पकड़ेगा। अगर वही चोर आसाम में आकर अगर चोरी कर लेता है तो उसको पकड़ेगा कौन, स्टेट पकड़ेगा। लेकिन अगर वो चोर अगर बोलता है कि हाँ चलिए, लेकिन ये चोर अभी बोला कि हम तो बहुत होशियार इंसान है, हम बोले हम तो यहाँ का है ही नहीं, हम काम कहाँ करके आया, दिल्ली में चोरी करके आसाम में आया है, आप पकड़िए हमको, आपका पास तो पावर है ही नहीं। पावर किसका पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। काम कहाँ किया हम, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पे काम किया, आप हमको आसाम में कैसे पकड़ रहा है। तो ये सब जो भी लॉ है
जहाँ पे दोनों का दरकार होता है, तब वो सब लॉ में कौन परफॉर्म करता है, कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है। जैसे आपका क्रिमिनल प्रोसीजर्स हो गया, डिडक्शन आ गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बैंक्रप्सी, इसका एक्ट आप लोग को पता है क्या? बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, इसका भी एक्ट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक रहता है कि कंपनी एक है जो एक जगह में क्या होगा, कोई भी एक स्टेट में क्या हो गया, बैंक्रप्ट हो गया, दिवाली हो गया, उसका पैसा वैसा नहीं है, गरीब बन गया, उसको अभी उसका अगर क्रेडिटर्स हरियाणा में फंसा हुआ है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, तो उसको अभी बचाने के लिए क्या करेगा, इन सब का भी तो पैसा बचाना होगा, तो उसका लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लाना पड़ेगा जहां पे हर एक जगह का सबको हम लोग बचा सके। ठीक है, फिर आप लोग को ये फॉरेस्ट का भी जितना भी आता है वो कहाँ पे आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। ये आप लोग को कल को दिखाना हो गया था, आज को आप लोग को देखना है कि ये जो है आपका डायरेक्ट टैक्स में क्या है, आपका प्रोग्रेसिव टैक्स रहता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव टैक्स रहता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपका इनकम अगर बढ़ रहा है तो आपका टैक्स भी उसका साथ में बढ़ता रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, आपका इनकम बढ़े या ना कमे, टैक्स तो सेम ही रहने वाला है। फिर आपको क्या जानना है कि कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ में जो भी आपको प्रोविजंस मिल रहा है, रूल्स है, उसको कौन कौन चीज डिफाइन करता है। पहला कौन सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है किसको, एक्ट को पावर देता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पावर नहीं देगा तो वो एक्ट नहीं आने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि आप पैसा कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा कि आपको तो पकड़ के पीट पाट के भी आपको पैसा ले सकता है, तो पैसा लेने के लिए कैसे लेना पड़ेगा, कौन सा बेसिस रहेगा, वो कौन डिफाइन करता है, एक्ट डिफाइन करता है। तो एक्ट ने क्या बोला कि आपका पास इनकम होना पड़ेगा, फिर बाद में आपको टैक्स देना है। तो इनकम का डेफिनेशन कहां पे लिखा होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है। तो 1961 का पुराना वाला एक्ट हम लोग अभी भी फॉलो कर रहा है क्या, हाँ या ना? टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आता है, तो अमेंडमेंट को एक्ट का अंदर में आता है या नहीं आता है? अमेंडमेंट सब आपका एक्ट का अंदर में आता है या नहीं आता है? अमेंडमेंट आप लोग का एक्ट का अंदर में आता है या नहीं आता है? आता है, कैसे आता है? एवरी ईयर आप लोग का क्या आता है, फाइनेंस एक्ट आता है। जैसे इस साल का कौन सा एक्ट आया था आपका, फाइनेंस एक्ट 2024। तो एवरी ईयर क्या होता है, जैसे आप लोगों को क्या, तो न्यूज में पता चलता है कि हम लोग का अभी टैक्स का स्लैब चेंज हो गया, कि पहले लग रहा था कितना में, 5 लाख में लग रहा था, अभी आप लोग का 7 लाख में लग रहा है। फिर आपका दूसरा साल में दूसरा गवर्नमेंट आएगा तो वो भी चेंज होता रह सकता है। तो एक्ट क्या रहता है, अमेंडमेंट कैसे होता है, फाइनेंस एक्ट का अकॉर्डिंगली आप लोग का अमेंडमेंट होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। फिर बाद में क्या आता है, इनकम टैक्स रूल्स। रूल्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लोग को कोई भी सब्सिडी लेना है, रिबेट लेना है, तो या आप लोग को क्या लेना है, एग्जाम्शंस लेना है, उन सब को लेने के लिए आप लोग को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल में क्या रहेगा कि आप लोग को एक सेट ऑफ फॉर्म्स लिखा रहेगा कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है या आपको कैलकुलेशन ऐसा करना है, तब जाके आपको इनकम टैक्स एक्ट में ये एग्जाम्शंस मिलेगा। एक्ट का आप में डेफिनेशंस कब से एप्लीकेबल है, किसको एप्लीकेबल है, सोर्सेस ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से आप लोग का आने से कितना लगेगा, टैक्स का रेट आप लोग को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया रहेगा। रूल्स में आप लोग को डिफाइन किया रहेगा कि आपको एग्जाम्शंस कैसे लेना है, आप लोग को कौन कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, ये सब चीज़ कहाँ पे लिखा होगा, इनकम टैक्स रूल्स में लिखा रहेगा।
फाइनेंस एक्ट क्या करता है, इसी को आप लोग का चेंजेस करता रहता है। 1961 जो एक्ट है उसी को चेंजेस कौन करता है, फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर चेंज करता रहता है। फाइनेंस एक्ट को लाता कौन है, कौन लाता है, फाइनेंस मिनिस्टर लाता है। फाइनेंस मिनिस्टर एवरी ईयर में उसको प्रेजेंट क्या करता है, कब करता है, आफ्टर बजट तो नहीं करता है, बजट ही हो गया आपका फाइनेंस मिनिस्टर का। फाइनेंस एक्ट जब प्रेजेंट करता है उसी को बजट बोलता है। तो आपको उसका डेट पता है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, 1 फरवरी ही होता है। 1 फरवरी को ही आपको क्या होता है, फर्स्ट फरवरी को ही आपका बजट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। या फाइनेंस एक्ट क्या होता है, प्रेजेंट किया जाता है। कहां पे प्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट में। कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर फिर क्या कर रहता है, फाइनेंस एक्ट को प्रेजेंट करता है। फाइनेंस एक्ट कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। कब करता है, 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर। कहां पर प्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट में। और जब फाइनेंस एक्ट को प्रेजेंट नहीं करता है, किसको करता है, फाइनेंस बिल को। जो आपने बोला था कि ये जो बिल है, जब अगर बोथ द हाउस में अगर पास हो जाता है, कौन सा हाउस है, दो हाउस है यहाँ पे, लोअर हाउस और अपर हाउस। कौन सा है, लोकसभा एंड राज्यसभा। दोनों में जब पास हो जाएगा और उसको कौन साइन करेगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा, तब जाके वो क्या बनता है, एक्ट बनता है, ठीक है। और जब ये एक्ट बन जाएगा तब ये प्रोविजंस को हम लोग का चेंजेस करेगा। कि यहाँ पे अगर पकड़ लीजिए, फाइनेंस एक्ट में आपको बोला है कि इनकम का डेफिनेशन इस बार चेंज हो जाएगा। आप लोग एग्जाम्पल्स दे सकेंगे क्या, कि पकड़ लीजिए ऐसा कोई आप लोग को अगर न्यूज पता है जहां पे पहले इस इनकम सोर्स में टैक्स नहीं लग रहा था, और फाइनेंस एक्ट में फाइनेंस मिनिस्टर आया, आके बोले कि अभी से इस इनकम सोर्स में टैक्स लगेगा। ऐसा कोई इंस्टेंस आप लोग को पता है, वो तो पहले से ही लग रहा था सर। पीएफ का जो विड्रॉल में था आप लोग, नहीं सर, वो पहले से ही लग रहा था आपका। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप लोग को चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो आप लोग को 1 लाख में तो नहीं लग रहा था कुछ, पहले स्टार्टिंग में बहुत पहले नहीं लग रहा था, पहले नहीं लग रहा था। फिर उसका बाद में क्या हुआ कि बोल दिया कि लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन हो रहा है आपको अप टू दी लिमिट ऑफ 1 लाख, आपको किसी भी उसका ऊपर में कोई भी टैक्स देना नहीं है। मतलब अगर 70,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चुका है तो आपको टैक्स नहीं देना है। किसका ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऊपर नहीं देना है आपको। अगर उसका अलावा अगर दूसरा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है उसका ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, ये वाला आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, बात बहुत लोगों को नहीं अभी आ सकता है। तो अभी पहला क्या है, बिटकॉइन का नाम सुना था आप लोग ने। बिटकॉइन का गेन में आप लोग का पहले टैक्स नहीं लग रहा था, गवर्नमेंट को भी पता नहीं था कि कहां से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, उसको ट्रेस आउट नहीं कर सक रहा था। तो लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ने निकाला कि आपने अगर बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन्स किया है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो आपको 30% का टैक्स देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो उसको मतलब हम लोग कल ही डिस्कस किया था कि जो भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट है उसको अगर रुका नहीं सकता है तो उसका ऊपर में क्या कर देता है, हायर रेट ऑफ टैक्सेस लगा देता है। तो बिटकॉइन में भी अभी क्या है, हायर रेट ऑफ टैक्सेस लगा के रखा है। तो बिटकॉइन में अगर पकड़ लीजिए, या आपका ये सब चीज में अगर आप लोग का क्या लगा के रखा है, 30% का जब टैक्स लगा के रखा है, उसका बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, ई रूपी बोल के एक आरबीआई ने एक कॉइन निकाला था कि ये क्या है, बिटकॉइन को रिप्लेस करेगा बोल के मान लिया था, लेकिन उसका कुछ काम हुआ नहीं। अच्छा, फाइनेंस एक्ट आप लोग को पता चल गया था कि फाइनेंस एक्ट में भी क्या है, आप लोग का 4 पार्ट है।
जो कि यहाँ पे आप लोग को फाइनेंस एक्ट में देखना था कि फाइनेंस एक्ट में क्या है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 रहता है। पार्ट 1 क्या बोलते हैं कि जो आगे वाला साल था, मतलब ये कौन सा साल है, 24, 25, ये जो फाइनेंस एक्ट 24 का आया है वो किसको गवर्न करेगा, फाइनेंशियल ईयर 24, 25। अभी हम लोग कौन सा साल में है, अभी कौन सा साल में है, 23, 24, ठीक है। अभी हम लोग एक्ट कौन सा साल का ले लिया, 24, 25। इसको कौन सा फाइनेंस एक्ट गवर्न कर रहा है, फाइनेंस एक्ट 2023। इसको कौन सा फाइनेंस एक्ट गवर्न कर रहा है, 24। इसमें असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, इसका 24, 25। फाइनेंस एक्ट जो है 23 में आ चुका था। 23 का कब में आया होगा, 1 फरवरी 23 में आया है। मतलब साल खत्म होने का पहले ही आप लोग को बता दिया कि आपको 23, 24 में कैसे चलाना है, किस किस इनकम में टैक्स लगेगा, वो पहले ही बता दिया। कब बताया आपको, फरवरी में बता दिया, बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 22, 23। 22, 23 में 23, 24 का प्लानिंग बता दिया। तो आपको टाइम कितना रहा, फरवरी से मार्च तक, 2 महीना का टाइम में आपको अपना सब कुछ संभाल लीजिए कि आपको कितना में टैक्स देना है, क्योंकि आपने तो पूरा इस साल में तो पूरा काम किया होगा। आपको पता है कि मुझे मेरा इनकम कितना आ रहा है, 20 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है। तो 20 लाख में मेरा टैक्स कितना होगा, 5 लाख में कितना होगा, 2 लाख में कितना होगा, ये आपको पहले से ही पता था। अगर मेरा इनकम अगर फिर से इतना ही होता है तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, ये प्लानिंग कब करना है, एक्ट आने का साथ साथ प्लानिंग करना है। क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी मार्च पे आपको तो ये दे दिया है, और आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, डिडक्शंस कहाँ लेना है, मेरा इनकम कैसे कमाना है, वो सब प्लानिंग कितना दिन में, 2 मंथ्स का अंदर अंदर करना रहता है। 23, 24 में आपने फिर क्या कर दिया, प्लानिंग किया। 23, 24 में प्लानिंग करने का बाद में आपने पूरा पैसा भर भर के कमाया। तो टैक्स कब देगा आप, 24, 25 में। एक्ट आता है 22, 23 में, आप कमाता है 23, 24 में, पैसा देता है आप 24, 25 में। नहीं समझ में आया, करेक्ट। आपको जैसे 22, 23 में आपका एक्ट आ गया था, फरवरी में आया, आपने प्लानिंग वेनिंग कर दिया कि अरे भाई मेरा एक्ट आ गया, अभी मेरा स्लैब कितना हो गया, पकड़ लीजिए 7 लाख में मुझे टैक्स देना है, और मेरा इनकम मान लीजिए आप 7.5 है। तो मुझे पता है कि मैं अगर इस इनकम को कमा दूं, 7 लाख में ला दूं, तो मुझे टैक्स नहीं देना है। तो ये 50,000 को क्या करेगा, हम अपना मौसी को दे देगा, नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये पैसा किसको मिल रहा है, मुझे ही मिल रहा है। तो हम क्या करेगा, सोर्स ढूंढेगा कि इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ पे बोला है कि इस जगह में पैसा लगाओ तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हम इन्वेस्टमेंट का सोर्स ढूंढेगा। तो हम इन्वेस्टमेंट का सोर्स से इस 50,000 को कहीं पे लगा दिया, तो मेरा इनकम कितना आ जाएगा, 7 लाख आ गया। तो 7 लाख में मुझे टैक्स नहीं देना पड़ा। तो 23, 24 में हम लिमिटेड पैसा कमाया, 7 लाख कमाया, और 24, 25 में जब इनकम टैक्स का रिटर्न मारेगा तब मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज काम कहाँ से आता है, 2 साल आप लोग का ऐसे ही चलता है। तो ये क्या है, आपको फाइनेंस एक्ट जो भी रहता है उसका 4 पार्ट रहता है। पहला वाला पार्ट में क्या है कि जो लास्ट ईयर है, ये आपका कौन सा था, ये अभी 24, 25 फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर 23, 24 में जो भी रेट था उसका बारे में
ये फिर से आपको याद दिलाएगा कि लास्ट ईयर ये रेट था, अभी हम लोग कौन सा साल के लिए ये बना रहे हैं प्लानिंग, 24-25 के लिए। ये लास्ट ईयर का डाटा दिखाएगा। पार्ट वन किसका दिखाएगा, लास्ट ईयर में हम लोग का स्लैब कितना था, कितना इनकम का ऊपर कितना टैक्स देना है, वो कौन बताएगा, पार्ट वन बताएगा। पार्ट टू क्या बताएगा कि आपका टैक्स कब डिडक्ट होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहां पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टीडीएस उसको बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये दो चीज का बारे में कौन बोलेगा, पार्ट टू बोलेगा कि अभी हम लोग का टीडीएस और टीसीएस का रेट चेंज जो हो रहा है उसका बारे में कौन बताएगा, पार्ट टू बताएगा। टीडीएस क्या होता है या टीसीएस क्या होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या हो गया कि सोर्स में ही हमने टैक्स डिडक्ट कर दिया। जैसे कौन है आप लोग का, सैलरीड पर्सन जो होता है, पैसा कमाने का, पैसा जब देगा आपको बैंक अकाउंट में तो आपसे ऑलरेडी पैसा काट के रख देता है। पैसा क्यों काट के रखता है, कोई बता पाएगा, लॉजिक ही है यहां पे। आप पहले क्या कहीं पे क्लास किया था क्या, तो आप कौन सा मतलब क्या पढ़ के आए हैं, बीकॉम, एमकॉम करके आए, कहाँ से किया था, इग्नू से, और फिर बाकी सीएमए में अभी डायरेक्ट क्लास ले रहा है या सीएमए किया था, सीए का क्लास लिया था या सीएमए डायरेक्ट लिया है आप, सीएमए में डायरेक्ट आया है। एमकॉम का पास क्या है, पास कब क्या है, एमकॉम खत्म हो गया ना, अब चल रहा है, 21 में खत्म हो गया था आपका। चलिए, तो टीडीएस कब डिडक्ट होता है या क्यों डिडक्ट होता है, कब का तो छोड़िए आपको, टीडीएस में जो पहले पहले आपका डिडक्ट हो रहा है वो गवर्नमेंट क्यों करता है, कैसी लॉजिक लगाई। हाँ हाँ, जैसे आपका आप है, आपने क्या क्या सैलरी कमाया, ठीक है, वो ना वो तो क्वार्टरली होता है आपका पैसा जमा, आपका मंथली तो सैलरी काटता है, पैसा तो काट के रख देता है ना आपको, मंथली काटता है ना, क्वार्टरली आप लोग का पैसा काटता है, मंथली काट रहा है। तो आपको जो मंथली रेम्यूनरेशन मिल रहा है, पकड़ लीजिए आपको मिल रहा है, हम 50,000 मिलना चाहिए, आपका बेसिक कितना होना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए, और आपका स्लैब कितना है, पकड़ लीजिए हम मान रहे हैं 10,000 वाला स्लैब में गिर रहा है, जो कि आपका क्या रहता है, स्लैब कौन सा रहता है, नील 5 रहता है, 10 20 30% का एक स्लैब रहता है, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगा तो कितना 5%, फिर 10%, फिर 20%, और फिर ज्यादा पैसा हो गया तो आपका डायरेक्ट 30%। ठीक है, तो आप कौन सा स्लैब में गिर रहा है, 10%। हम मान लिया कि आपका 10% अगर काट रहा है तो 5,000 काटेगा, आपको इन हैंड पैसा कितना मिल रहा है, 45,000 मिल रहा है। ये जो 5,000 काट रहा है गवर्नमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिसने कमाया उसी का ही पहले काट के रख दिया, काटा आपका। ये जो काट रहा है क्यों काटता है, बार्टर, बर्डन कम होने के लिए। चलिए ये भी एक रीजन हो सकता है, चलिए मान ले रहे हम, किसका बर्डन कम होने के लिए, गवर्नमेंट का बर्डन कम होने के लिए या आपका बर्डन कम होने के लिए, देने वाला का बर्डन कम होने के लिए, टैक्स पेयर। ठीक है, आप लोग टैक्स पेयर है तो बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर रिड्यूस करने के लिए पैसा काट देता है। और कोई रीजन है, चलिए लेट पेमेंट से बचने के लिए, प्लस इंटरेस्ट से बचने के लिए आपको पहले ही काट के रख देता है। अगर यहां पे अगर आप दूसरा कोई इंसान है, ये कौन है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का पूरा साल में पकड़ लीजिए टैक्स कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। वो अगर पूरा साल का एंड में अगर पैसा देता है
उसको तो इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, और उसको बोला गया है कि आप साल का बाद में ही पैसा दो। बिजनेस वालों और सैलरी वालों को अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों किया? तो इनका, ये भी तो टैक्स पेयर ही है, ये भी टैक्स पे कर रहा है आपको, तो बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर तो होने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का नजर में सभी लोग क्या है, सेम होना चाहिए। तो आपको अगर पैसा काट के रख दिया तो इनका भी पैसा काटना चाहिए था पहले। ठीक है, तो वो तो आपसे भी ले रहा है, सैलरी से लेना है, पैसा चाहिए। चलिए, यहाँ पे क्या होता है, जो ये आपका था 50,000 से 5,000 माइनस हो गया था, 45,000 होता है। गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट बोलता है कि सैलरीड इंसान क्या है, बदमाश है। क्यों बदमाश है? क्योंकि उसका तो खुद खर्चा कर लेता है, खुद खर्चा कर लेता है, उसका तो कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं, उसका एक्सपेंस ही नहीं है। सैलरी, बाकी जो बिजनेस वाला है उसका तो खर्चा रहता है, उसको बिजनेस चलाना है, उसको एम्प्लॉय में रखना है। एम्प्लॉय को, वो अगर हमको पहले ही पैसा दे दिया तो एम्प्लॉय लोग को क्या देगा? तो पहला, उसका बिजनेस रन करने के लिए उसका पैसा नहीं काटा जाता है पहले। सेकंड में क्या है, आपका खर्चा नहीं है, इन भाई साहब का खर्चा है, तो इनको चलाने के लिए इनका टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है। तो इनका तो खर्चा नहीं है, गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है, अगर आपका खर्चा नहीं है, आपका इनकम कितना होगा गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है। आपका 10% जब ऑलरेडी आप डिडक्ट करके रख देंगे, गवर्नमेंट को जब पैसा मिल जाएगा, गवर्नमेंट को पता चल गया कि आपको 10% डिडक्ट हुआ है, तो आपका सैलरी कितना होना पड़ेगा? 90%। आपका 5,000 का डिवाइडेड बाय 10% करिए, कितना मिलेगा आपको? 50,000 मिलेगा। तो आपका टोटल इनकम कितना है, गवर्नमेंट को पहले से ही पता चल जाता है। तो गवर्नमेंट को पहले से ही इंटीमेट करके रखने के लिए कि बाद में जाके ये इंसान रिटर्न नहीं मारता है, चोरी करता है, 2 नंबरी कर रहा है, वो नहीं करने के लिए पहले से ही आप लोग का काट के रख देता है। बिजनेस में भी सेम चीज है। बिजनेस वाला अगर कोई भी एक इंसान को इन ए फाइनेंशियल ईयर 2.5 लाख से अगर किसी को ज्यादा पैसा दे रहा है, इन ए फाइनेंशियल ईयर 2,50,000 से ज्यादा, ये आप बिजनेस पर्सन है, और दूसरा कोई एक बिजनेस पर्सन को, उसको तो खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा किसका नाम पे किया? बी का ऊपर खर्चा किया कि भाई साहब आप हमको ये सामान दीजिए। तो ये जो सामान देने के लिए गया, उसको कितना दे दिया? 2,60,000 दे दिया मान लीजिए, तो 2.5 से ज्यादा दे दिया। तो गवर्नमेंट ने ये लिमिट लगा रहा है कि पूरा साल में आपको कितना देना है, 2.5 लाख से अगर ज्यादा दे रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो आपने जब टीडीएस डिडक्ट कर देंगे, गवर्नमेंट को क्या पता चला कि इन भाई साहब को इससे ज्यादा पैसा मिला है। तो आप अगर उससे ज्यादा इनकम कम दिखा देगा, गवर्नमेंट का भाई साहब आपका घर में नॉक करने आ जाएगा कि आपने तो पैसा छुपा के रखा है। तो सेम चीज यही होता है कि टीडीएस और टीसीएस पहले से ही डिडक्ट करके क्यों रखा जाता है कि आपको पहले से ही गवर्नमेंट का पास इंटीमेशन एक पहुंच जाए कि आपको कितना पैसा मिला है। पार्ट 3 में क्या आता है कि चेंजेस इन इनकम टैक्स रेट। पहला साल में लास्ट ईयर में क्या था, अभी टीडीएस का रेट क्या होगा, और अभी चेंजेस क्या होगा फ्रॉम द लास्ट ईयर। और पार्ट 4 में क्या है कि आपको एग्रीकल्चरल जो भी इनकम आता है उसका ऊपर में कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, इनकम कैसे निकालना है, वो पार्ट 4 में लिखा रहता है। ठीक है, अगर किसी को अगर फाइनेंस एक्ट अगर देखना है, यहाँ पे लिंक है, ये आप लोग देख सकोगे। तो पहले क्या था आप लोग का, फाइनेंस एक्ट था, रूल था, फिर हम लोग पहला क्या था, फाइनेंस एक्ट था या इनकम टैक्स एक्ट था? इनकम टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट था, फिर इनकम टैक्स
रूल था फाइनेंस एक्ट, अभी हम लोग ने देख लिया। फाइनेंस एक्ट का बाद में क्या निकलता है, सर्कुलर निकलता है। सर्कुलर मतलब क्या है, सीबीडीटी का नाम सुना था आप लोग ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी क्या करता है, ये सर्कुलर इशू करता है। तो आप बोलेंगे कि सीबीडीटी कौन है, सीबीडीटी कौन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जितना भी रहता है उन लोग का क्या होता है, जो आईआरएस रहता है उन लोगों का क्या है, एक बोर्ड बनता है। फाइनेंस में जो भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो भी रहता है, सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बस सेक्रेटरी टू द फाइनेंस मिनिस्टर, उन सब का क्या रहता है, एक बोर्ड बनता है। वही बोर्ड क्या करता है, आप लोग का फाइनेंस एक्ट जो भी बनता है, रूल्स बनता है, वहां पे अगर किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन आ गया कि एक्ट में तो ये बोल दिया कि आपको इतना में इनकम नहीं देना है, इनकम टैक्स नहीं देना है, तो उसका अगर किसी को इलास्ट्रेशन देना है, उसका एफएक्यू निकालना है, तो ये कहां से निकलेगा, सर्कुलर में निकलेगा। भाई कोई भी एक रूल बना दिया, कोई भी एक एक्ट में अगर क्या निकल गया, प्रोविजंस निकल गया, और उस प्रोविजन से आदमी लोग का अंदर में क्या है, डाउट्स है, उन सब को क्लियर करने के लिए सर्कुलर निकलता है। लेकिन ये जो सर्कुलर होता है ये मेनली किसका लिए होता है, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के लिए होता है। ये चीज अगर हम लोग नहीं मानेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये किसका है, स्टडी ऑफ लॉ का ऊपर में डिपेंड करता है। आपने इंटरप्रेट किया इस तरफ से और हमने इंटरप्रेट किया दूसरा तरफ से, तो फैक्ट ऑफ द लॉ या इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ डिफरेंट हो सकता है। सर्कुलर ने बोल दिया है कि आप जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स है, आप लोगों को मेरा ही बात सुनना पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स किसका काम करता है, सीबीडीटी का काम करता है या गवर्नमेंट का काम करता है। तो यहाँ पे जो भी सर्कुलर्स, जो भी आदेश दिया रहेगा वो इनको फॉलो करना रहेगा, नॉर्मल पब्लिक को ये फॉलो नहीं करना है। नोटिफिकेशंस बोथ आईटीओ प्लस पब्लिक के लिए होता है। ये नोटिफाई किया जा रहा है कि आपको इस टाइम से आपको ये चीज आप लोग को फॉलो करना है। आप लोगों को अगर प्रॉफिट दिखाना है तो आपको बुक्स में कैश लेजर बनाना पड़ेगा, आपको एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ेगा, आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोग को डिफाइन कर दिया रहेगा कहां पे, नोटिफिकेशंस में। नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग अपन बोथ पब्लिक एंड इनकम टैक्स ऑफिशियल्स। फिर उसका बाद में आता है कोर्ट डिसीजंस। कोर्ट ने अगर डिसाइड कर दिया कोई भी एक्ट या प्रोविजंस का अंदर में कि आप लोगों को यहां पे किसका लिया होगा, रेवेन्यू वर्सेस कौन होगा, एसएससी। आपने बोला कि मेरा इस इनकम का ऊपर में टैक्स नहीं लगना चाहिए, और इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोल दिया कि इसका ऊपर टैक्स लगेगा। आपने इस एक्ट को, कोई भी एक्ट को आप लोगों ने इंटरप्रेट अलग अलग तरफ से किया है, दोनों ने कहां पे जाएगा, कोर्ट में गया। तो अब कोर्ट ने जो डिसाइड करेगा वो क्या बन जाएगा, फाइनेंस का या आपका इनकम टैक्स एक्ट का एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका क्या था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो पहला सेक्शन होता है, कोई भी एक्ट का पहला सेक्शन क्या रहता है, वहां पे उसमें नाम लिखा रहता है और कब से उसका स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेबल कब से हुआ है वो लिखा रहता है। आपका जो 1961 का एक्ट है वो कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर वहां पे लिखा रहता है कि वो कौन कौन सा टेरिटरी को कवर करेगा, ऑल ऑफ इंडिया या ऑल टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग
लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी एक्ट में क्या लिखा था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लिखा था। तो अभी यहाँ पे अगर ऑल ऑफ इंडिया लिखा है तो ऑल ऑफ इंडिया मान के रहना। वहां पे भी क्या रहता है, ऑल ऑफ इंडिया में क्या रहता है, ये पकड़ लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडिया का खाली ये लैंड का जो टेरिटरी है उसको हम लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया बोल के नहीं मानते हैं। यहां से सी वेज में जहां पे भी क्या है, सी टेरिटरीज होता है, वाटर बॉडीज जहां पे भी रहता है इंडिया का साइड में, 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का एरिया बोल के माना जाता है। मतलब आप अगर क्या कर दिया, इंडिया से बाहर आके ट्रांजेक्शन कर दिया कि इंडिया में ही टैक्स लगता है, हम बहुत होशियार इंसान हैं, हम इंडिया का बाहर में जाके सागर में जाके पैसा का लेन देन करेगा तब पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, पैसा नहीं देके आप घूम के आ गए, तो फिर वहां पे क्या मिलेगा आपको, कस्टम्स का ऑफिशियल्स मिल जाएंगे। वो क्या बोलेंगे, पकड़ के लेंगे कि आपने 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस किया है या नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको इंडिया के अंदर में टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उससे भी होशियार है कि आपने क्या कर दिया, 12 नॉटिकल माइल्स का बाहर में जाके आपने पैसा कमा दिया, अब तो इंडिया में पैसा लगेगा ही नहीं, हम इंडिया का टेरिटरी का बाहर में पैसा कमा दिया तो पैसा लगा ही नहीं मुझे। तो फिर कौन सा क्लोज आता है, फिर आपका आता है सेक्शन 6 आता है। सेक्शन 6 क्या है, वो बोलता है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब क्या है, आप कौन सा देश का नागरिक है। आप अगर इंडिया में इन अ गिवन प्रीवियस 4 इयर्स, आउट ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स आप 365 डेज अगर इंडिया में भी रहा है तो आप कौन है, इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया का पब्लिक है। अगर आप इंडिया का पब्लिक है, आप पाकिस्तान से पैसा कमाए, श्रीलंका से पैसा कमाए, वो पैसा कहां पे टैक्स लगेगा, इंडिया में ही टैक्स लगेगा। तो आप बाहर पे भी चला जाओ या अंदर पे भी रहो, टैक्स तो लगना ही है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि आपका इसका एप्लीकेबिलिटी कब से हो रहा है, कहां कहां तक इसका एप्लीकेबल होगा, कौन कौन सा टेरिटरी तक होगा, ये चीज कहां पे डिफाइन किया रहता है, सेक्शन 1 पे। और सेक्शन 2 पे क्या डिफाइन किया रहता है, डेफिनेशंस। जो कि डेफिनेशंस आप लोग ने क्या सीखा है कि इनकम टैक्स है। सर हम लोग इनकम का मतलब ही नहीं जानते, तो ये डेफिनेशंस कहां पे है, सेक्शन 2 में है। कल हम लोग ने क्या पढ़ा था, एसएससी, डेफिनेशंस कहां पे है, सेक्शन 2 में रहेगा। फाइनेंशियल ईयर कहां पे है, फिर आप लोगों का क्या था, पर्सन था, असेसमेंट ईयर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब का डेफिनेशंस कहां पे रहेगा, सेक्शन 2 में रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या देखना है, एसएससी देखना है, क्योंकि पैसा किसका ऊपर में लग रहा है, एसएससी का ऊपर में लग रहा है। फिर बाद में इनकम में आएंगे, पहले इंसान तो पैदा हो, जो पैसा देगा उसी को पकड़ेंगे। तो और फिर बाद में क्या आता है कि जो भी सेक्शंस रहता है वो अल्फाबेटिकली लिस्टेड रहता है। जैसे आपका क्या है, ए है, असेसमेंट फिर आया है, फिर इनकम आया है, ए बी सी डी करके आप लोग का डिफाइन रहता है। तो अभी हम लोग को पहले क्या देखना है, एसएससी का डेफिनेशन कौन दिया है, इनकम टैक्स एक्ट में कैसे डिफाइन किया हुआ है। तो ये क्या हो गया आप लोग का, बुक में ऑलरेडी आप लोग को बोला है कि खाली आप लोग को बुक नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी दे के रखा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट का, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का ऑलरेडी वेबसाइट का बारे में बोल के रखा हुआ है कि आप लोग को ये क्या है आप लोग का, इसको भी फॉलो करना है आप लोग को, ठीक है। तो ये कहां पे आ गया, हम लोग इनकम टैक्स का वेबसाइट में आ गया।
तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना था, सेक्शन 2 देखना था। सेक्शन 2 में कौन सा सेक्शन था एसएससी के लिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 था। 1 में कौन है, एडवांस टैक्स, आराम से बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग कहाँ पे था, 7 में था। तो चलिए 7 में कौन है, मीन्स ए पर्सन। पर्सन मतलब इंडिविजुअल होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। कल ही हम लोग डिस्कस किया था कि पर्सन इंडिविजुअल नहीं होता। पर्सन में कौन आ जाता है, इंडिविजुअल आता है, और कौन कौन आ सकता है, एओपी बीओआई। चलिए आप एक एओपी बीओआई एचयूएफ एलएलपी, फिर कंपनी, फिर लोकल अथॉरिटी, बहुत कुछ रहता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कौन है, इंसान, ये इजी है। एओपी बीओआई कौन होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन, बहुत सारा पर्सन मिलके एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। जैसे यहां पे कौन कौन पर्सन में आता है, इंडिविजुअल भी आ गया, एओपी भी आ गया, एचयूएफ आ गया। तो यहां पे अगर कोई भी एक एचयूएफ एलएलपी इंडिविजुअल मिलके अगर कुछ एक फॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग एओपी बोल के मानेंगे। 3-4 इंसान है, वो मिलके अगर कोई एक एक्टिविटी करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है, उसको हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलेंगे। एचयूएफ कौन है, हिंदू फैमिलीज लोग को डिफाइन करता है। हिंदू फैमिली में क्या है, अपना ही फैमिली में अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उसको एचयूएफ बना देते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर क्या है, एलएलपी फॉर्म क्या है, आप में और 2-3 जन मिलके क्या है, कोई एक फॉर्म कर रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। या उसको अगर कंपनी का जैसे अगर हम लोग को रन करना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। फिर बाद में अगर हम लोग को कंपनी फॉर्म करना है, 3-4 इंडिविजुअल्स मिलकर हम लोग कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं। या लोकल अथॉरिटी रहता है, ठीक। लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आ सकता है, आप लोग का म्यूनिसिपलिटी रहता है, फिर आप लोग का क्या रहता है, और क्या रहता है, कौन सा, पंचायत, और यूनिवर्सिटी रहता है कि नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड रहता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, ये भी रहता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस में कौन कौन आ सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं है, जुडिशियल पर्सन होना पड़ेगा, जो कोई भी एक्ट में बना है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी यूनिवर्सिटी क्या होता है, कोई भी एक्ट का अंदर में फॉर्म होता है, जिसका कोई अदरवाइज कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोगों को पता है, मान लीजिए। आप डिसाइड कैसे करेगा कि ये इंसान इंडिविजुअल है या कोई भी एक पर्सन इंडिविजुअल है, एओपी है, एलएलपी है, एचयूएफ है, आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं। या इनकम टैक्स का पर्सनल जो भी है वो कैसे डिसाइड करता है, जो कि सबका पास रहता है। वो एक चीज एओपी का पास भी है, इंडिविजुअल का पास भी है, सबका पास ये एक चीज है जिससे इनकम टैक्स ऑफिशियल हम लोग को डिफाइन करता है कि हम लोग कौन सा टाइप ऑफ पर्सन में है। कोई बता पाएगा, जो आप लोग का पास है, सबका पास है, करेक्ट। परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है। पेन से क्या होता है, आप पैदा हुआ, पेन आ गया, और पेन से ही हम लोग क्या करते सकते हैं, कोई एक इंसान इंडिविजुअल है या नहीं है, और उसका ऊपर में कौन सा रेट ऑफ टैक्सेस लगेगा वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। पकड़ लीजिए, ये हम आपका ये पेन है, यहां से अभी हम लोग को पता करना है कि ये इंसान है या इंडिविजुअल है या एलएलपी है, ये हम लोग को डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करते हैं, पहला जो 3 लीटर है उसको इग्नोर ही कीजिए। फिर ये क्या होता है, ये पी स्टैंड करेगा कि ये इंसान इंडिविजुअल है, पी स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। एओपी आने से ए आ जाएगा। अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है तो यहां पे क्या बैठेगा, बी बैठेगा। अगर यहाँ पे फॉर्म आता है, पार्टनरशिप फॉर्म आ जाता है,
या LLP आता है तो F बैठेगा। अगर आपका कंपनी होता है तो आपका C बैठेगा। जैसे आप लोग का अगर आप ऑयल में अगर काम कर रहे हैं, आपको क्या आएगा, मान लिया यहां पे क्या है, C फॉर कंपनी, O फॉर फर्स्ट नेम ऑफ द कंपनी। लेकिन यहां पे क्या आएगा, अगर कोई भी इंडिविजुअल होता है उसका सरनेम आ जाता है। तो G फॉर अगर मान लीजिए गुप्ता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, G से ही कुछ होगा, उसका हम लोग मान लेंगे। और बाकी ये सब आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग को पता चल गया कि पर्सन होता है, पर्सन में भी हम लोग का अलग अलग टाइप का पर्सन रहता है। फिर क्या होता है, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। हमने क्या बोला था कि जिसका ऊपर जिसको असेसमेंट हुआ होगा, जिसका ऊपर असेसमेंट हुआ होगा उसी को हम लोग टैक्स पेमेंट अगर कर रहा है उसको हम लोग एसएससी बोल के मानेंगे। कोई भी एक पर्सन अगर जो टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है उसको हम लोग एसएससी बोल के नहीं मानेंगे, यही बोल रहा है। अगर आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया तो आप एसएससी नहीं है, हो सकता है। हाँ, देना भी चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है, आपने पेमेंट नहीं किया होगा, अगर बाद में भी अगर पेमेंट देना भी चाहिए तब भी जाके आप क्या होगा, एसएससी हो पाएगा। जैसे आपने अजय देवगन का एक मूवी था, देखा था आप लोग ने? उसमें क्या होता है, एक पॉलिटिशियन का घर पे जाके रेड मारा, कैश निकला। अभी हम लोग एज्यूम कर ले रहे कि वो पॉलिटिशियन ने कभी इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं मारा था, ठीक है। और अभी जब पैसा निकल गया ज्यादा तो उसको अभी हम लोग एसएससी मानेगा या नहीं मानेगा। पहले उसने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं मारा, इनकम टैक्स का रिटर्न उसने नहीं मारा, टैक्स का इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं मारा तो उसने टैक्स भी पेमेंट नहीं किया होगा। टैक्स पेमेंट नहीं किया तो उसको हम लोग अभी एसएससी बोल के मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? ही वॉज लाइबल टू पे। या और भी एक बात आता है कि कभी भी अगर अनएक्सप्लेन्ड कैश, रिसिप्ट या ज्वेलरी अगर आपका पास मिल जाता है, आप इनडायरेक्टली एसएससी बन ही जाता है, ठीक है। आपका अगर बुक्स में, आपका अगर पास में कोई भी अनरिकॉर्डेड कैश है तो आप क्या करना है, उसको जला देना है, नहीं तो आप क्या बन जाएगा, एसएससी बन जाएगा और आपको टैक्स उसका ऊपर में देना पड़ेगा। यहां पे क्या बोला, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग्स। आपका अगेंस्ट में अगर कोई भी अगर केसेस चल रहा है, वो चाहे आपका कमिश्नर का पास ही हो, एपीलेट ट्राइब्यूनल का पास हो, हाई कोर्ट में हो या आपका सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों ना केस हो, कहीं पे भी अगर आपका ये प्रोसीडिंग चल रहा है तो तब भी आप कौन बनेगा, एसएससी बन जाएगा। आपको अगर जीरो ही टैक्स पेमेंट करना ही क्यों ना पड़े, लेकिन आपका अगर अगेंस्ट में प्रोसीडिंग है तब भी आप क्या बनेगा, एसएससी बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डीम्ड टू बी एन एसएससी बोल के माना जाएगा, डीम्ड टू बी एन एसएससी मतलब क्या है, आप एसएससी नहीं है लेकिन आपको एसएससी बोल के माना जा रहा है। कब माना जाएगा, केबीसी में क्या है, आपका बच्चा है 6 इयर्स का बच्चा है, उसने क्या जीत लिया, पूरा कंपटीशन जीत के 1 करोड़ आपको ला के दे दिया। इसका नाम पे तो अभी कोई पेमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा नहीं, तो किसका नाम पे कलेक्ट करेगा, आपका नाम पे पैसा कलेक्ट करेगा और आप क्या हो जाएगा, एसएससी हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी, ठीक है। फिर बाद में अगर आपने पैसा नहीं दिया और आप भाग लिया तो एसएससी इन डिफॉल्ट, आपने पैसा नहीं देके अगर भागा है तो आप कौन है,
एसएससी बोल के आपको कहलाएगा। फिर बाद में कौन सा हम लोग को देखना था, इनकम देखना था हम लोग को। इनकम का कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 24, और अभी हम लोग को देखेंगे 25 इंडिया का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, एसएससी आप लोग ने देख लिया, अभी हम लोग देखेंगे कि एसएससी हो गया, इंसान तो कौन है, कौन सा कौन सा, ये जो 1 होता है 1 में आपका तो कब एक्ट फॉर्म हुआ था, कब से एप्लीकेबल है वो लिखा रहता है। जैसे आपको अगर देखना है अभी, यहाँ पे आपको, चलिए ये क्या है, ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, कब से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक इसका एक्ट का पावर है, कहाँ तक आप इसको कलेक्ट कर सकेंगे, वो लिखा रहता है। एक्सटेंस टू द होल ऑफ इंडिया है, कब से एप्लीकेबल है, बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बाद में क्या आता है, डेफिनेशंस आ गया। डेफिनेशंस में पहले हम लोग को एस्टेब्लिश क्या करना चाहिए था कि एसएससी कौन था, एडवांस टैक्स एग्रीकल्चर इनकम, वो बाद में हम लोग करेंगे, पहले इंसान को निकालना था। तो पहले हम लोग ने इंसान को निकाल दिया है। कौन सा सेक्शन में था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 बोलता है। जैसे यहाँ पे आप लोग का क्या है, ये सेक्शन 2 है, बाकी सब हो गया आपका सब सेक्शन, ये हो गया आपका क्लोज, फिर इसका अंदर में आ गया सब क्लोज। ठीक है, फिर आपका अभी कौन सा इनकम देखना है, हम लोग को इनकम का डेफिनेशन देखना था कि एसएससी को तो हम लोग ने डिफाइन कर दिया है, अभी हम लोग को देखना कौन सा है, सेक्शन 24। 24 में किसका डेफिनेशन है, इनकम का डेफिनेशन है। इनकम में क्यों अभी हम लोग आया, क्योंकि आप लोग का बुक में अगर आप लोग देखेंगे कि बुक में भी क्या है, इनकम का हेड्स लिखा हुआ है। आप लोग अगर आप लोग का बुक का अगर पहला ही स्टार्टिंग में आ गए कि आप लोग का जहाँ पे आप लोग का क्या है, सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस में आ जाइए, जैसे यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, सिलेबस में आ जाइए तो आप लोग अपना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है। पहला वाला में था कि आप लोग को पहले क्या है, डेफिनेशंस या आप लोग को टर्म्स सबको एकस्टम होना है यहाँ पे। फिर बाद में आप लोग को क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस था, जो कि आपका स्टोरी में आ गया था। एग्रीकल्चर इनकम आप लोग को पता चल गया था, डेफिनेशन आप लोग को पता नहीं है, ये क्या हो गया आप लोग का बेसिक्स में आ गया था। फिर बाद में क्या है, हेड्स ऑफ इनकम आया है। फिर उसका बाद में आप लोग को कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम लोग को डिसाइड करना है। तो बेसिक कंसेप्ट में हम लोग आ गए हैं। तो पहले अभी हम लोग को इनकम का अगर डेफिनेशन अभी हम लोग को जानना है कि इनकम में क्या क्या है। यहाँ पे नाम आ गया, सैलरीज आ गया, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, बिजनेस एंड प्रोफेशंस का गेन आ गया, कैपिटल गेन आ गया, और आपका अदर सोर्सेस आ गया। सैलरीज,
हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये क्या है आपका 5 हेड है जो किससे डिफाइंड है, इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन करके रखा है। तो इनकम का डेफिनेशन पहले हम लोग को यहां से पता चलेगा कि किन किन इनकम में टैक्स लगता है। इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड गेन। ये बिजनेस का गेन का बारे में बोला ही नहीं। अभी हम लोग ने क्या देखा था कि इनकम का हेड में आप लोग को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन का नाम बोला है, नहीं बोला है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉफिट अगर मिलता है और गेन अगर हो रहा है तो आपका वो इनकम हो जाएगा। आपका वो बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है। जैसे आपका क्या है, आपका पास एक कार है, आपने उसको खरीदा था 3 लाख में, अगर आपने अभी बेचा कितना में है, 5 लाख में, गेन आपका कितना का हुआ, 2 लाख का। तो आपका वो इनकम होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन का बारे में बोला नहीं है। आपका कोई भी अगर प्रॉफिट होता है या गेन होता है उसको इनकम बोल के मान लिया जाएगा। फिर आप बाद में आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड कैसे मिलता है आपको, कंपनी है, कंपनी का आपने एक शेयर्स खरीद के रखा है और उसका क्या हो गया, प्रॉफिट बना था पूरा साल में, और प्रॉफिट का कोई एक पोर्शन आपको एज ए डिविडेंड क्या करता है, शेयर होल्डर्स लोग को दे दिया जाता है। कौन देता है, वही कंपनी देता है। अगर उसको आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है, 1 रुपये का डिविडेंड भी मिल रहा है, तो आपका वो इनकम का पार्ट होगा। फिर बाद में क्या आ जाता है, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस रिसीव बाय अ ट्रस्ट। किसको मिल रहा है, ये ट्रस्ट को मिल रहा है, ये आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो आज को निकला है क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड का ऊपर में आज को क्या निकला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकला है, नलीफाई कर दिया है। तो अगर कोई भी ट्रस्ट है और आपको अगर इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा था, आपको अगर कोई भी वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है जहां पे कहां से पैसा आ रहा है उसका कोई नामो निशान नहीं है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, इनकम बोल के मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में क्या है, आपको कोई भी अगर परक्यूजिट्स मिल रहा है, परक्यूजिट मतलब क्या है, सैलरी का साथ में, इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी भी मिल रहा है, सैलरी का साथ में आपको क्या मिल रहा है, परक्यूजिट और प्रॉफिट अगर मिल रहा है। परक्यूजिट क्या होता है, कोई भी अगर नॉन कैश बेनिफिट रहता है, नॉन कैश बेनिफिट मिल रहा है अगर आपको कहां से, एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर से नॉन कैश बेनिफिट किसको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, उसको हम लोग इनकम बोल के मानेंगे। अगर आपको क्या है, एम्प्लॉयर से प्रॉफिट का एक परसेंटेज मिल रहा है, प्रॉफिट का क्या एक मिल रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, तब भी उसको हम लोग इनकम का एक पार्ट बोल के मानेंगे। वो मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है कि आपने बोला कि हम तो इस कंपनी में एम्प्लॉई है और प्रॉफिट का परसेंटेज जब कमा रहा है तो हम उसका पार्टनर बन गया, तो वो आपका बिजनेस का पार्ट नहीं हो सकता है। सैलरी का अलावा अगर आपको क्या मिल रहा है, उस कंपनी का प्रॉफिट का परसेंटेज मिल रहा है, मतलब आपको अगर प्रॉफिट का परसेंटेज अगर खाली मिल रहा था तब आपका वो परक्यूजिट नहीं होता या सैलरी का पार्ट नहीं होता। आपने सैलरी भी ले रहा है और प्लस प्रॉफिट परसेंटेज भी ले रहा है, तब जाके वो आपका सैलरी का पार्ट ही रहेगा। ठीक है, फिर बाद में क्या आता है, आपको स्पेशल अलाउंसेस अगर मिल रहा है, लीव ट्रैवल अलाउंस, HRA अगर मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, या आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है, अगर कोई भी अलाउंस मिल रहा है, मतलब आपको कैश बेनिफिट मिल रहा है या कैश का रीइंबर्समेंट मिल रहा है, आपने खर्चा कर दिया, उसका अगर फिर से अगर आपको कैश मिल जा रहा है बैंक में, तब भी आपको क्या मिलना देना पड़ेगा, उसका ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा। फिर बाद में क्या आ रहा है, कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कंपनी। क्या है, आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है जो कि कन्वर्टेबल इनटू मनी नहीं है। जैसे आपको क्या मिल रहा है, कंपनी ने कभी, आप लोग ने न्यूज में सुना है कि नहीं, कि कोई भी है क्या है, डायमंड का मर्चेंट था, ठीक है, डायमंड का मर्चेंट ने क्या किया, पूरा साल में पैसा कमाया, कमाने के बाद में क्या करते, अपने एम्प्लॉइज लोग को एक गाड़ी देते रहेंगे सबको। ये जो गाड़ी है ये क्या है, गिफ्ट टू
बेनिफिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू, मनी में कन्वर्ट हो या ना हो, ऑब्टेन फ्रॉम अ कंपनी, कंपनी से उसको मिला है ये गाड़ी, तो उसको क्या देना पड़ेगा, इनकम उसका हो गया, उसका ऊपर में भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मतलब क्या है, अगर आप अपने एम्प्लॉयर से अगर खुश होकर अगर आपको कुछ पैसा दे दिया तो आपको रिफ्यूज कर देना है। क्यों रिफ्यूज करना है, नहीं तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में क्या आ गया था, ये वाला हम लोग ने डिस्कस कर दिया है। फिर सेक्शन 28, 41, 59, 28 क्या था, सेक्शन 28 में आ जाता है आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सेक्शन 41 आ जाता है आपका, 59 आ जाता है आपका कैपिटल गेन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का दूसरा सेक्शन के बारे में बोले कि सेक्शन 28 में आपका हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई भी पैसा आता है, कैपिटल गेन से अगर आपको कुछ भी पैसा आ रहा है, तो ये सब चीज़ में आप लोग को यहाँ पे बोल दिया। सेक्शन 28 अभी आप लोगों को खोलना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में खोलेंगे। अभी 28 मतलब क्या है, हाउस प्रॉपर्टी। भी मान लीजिए अगर आपका पास क्या है, घर है आपका, अगर घर से आपको अगर कोई भी पैसा आप कमा रहा है आपने, तो आपको कहाँ पे देना है, वो आपको इनकम का पोर्शन होगा, वो आप लोग को अभी मान के चलना है। क्योंकि अभी हम लोग हेड में अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग वो पैसा इनकम है या नहीं है, खाली उसी को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे अभी। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया ना कि कोई भी अगर ये सब पैसा अगर सेक्शन 28 के अंदर होता है, अगर आपको पैसा मिल रहा है, वो क्या होगा, आपका इनकम होगा। सेक्शन 28 क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई भी पैसा मिलता है वो हो गया आपका इनकम। सेक्शन 45 क्या था, कैपिटल गेन था। कैपिटल गेन क्या होता है, कोई भी कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट होना पड़ेगा, और कैपिटल एसेट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा या उसको रिलिंक्विश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और उसका ट्रांसफर करने का बाद में अगर आपको कोई भी गेन मिल रहा है, फायदा अगर हुआ है आपका, वो भी इनकम बोल के माना जाएगा। फिर बाद में क्या आ जाता है, यहां पे अगर आपको क्या आ गया, बिजनेस आ गया। आपका बिजनेस क्या है, इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस है। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कैरिड ऑन बाय म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपका क्या बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है अंडर सेक्शन 44, और अगर वहां पे अगर आपको कुछ प्रॉफिट अगर हो रहा है, उसको भी आपको कहां पे लाना है, इनकम टैक्स के अंडर में इनकम बोल के मान के चलना है। फिर बाद में क्या है, बिजनेस ऑफ बैंकिंग से अगर आपको अगर पैसा कहीं कमा रहा है आपने, उसको भी आपको इनकम बोल के मान रहा है। लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, रेसेस ऑफ क्या है, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम्स, अगर आपको वहां से भी अगर कुछ भी पैसा मिल रहा है, उसको भी आपको इनकम बोल के मानना है। तो फिर आपको मतलब कहाँ पे है, केबीसी से भी अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपको क्या बोल के मानना चलना है, वो भी मेरा इनकम है बोल के मान के चलना है। लॉटरी में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, विनिंग ऑफ फ्रॉम प्राइजेस फ्रॉम एनी अवॉर्डेड टू एनी पर्सन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये सब छोड़ दीजिए, मतलब आपको खाली यहाँ पे कंसिडर करना है कि आपको अगर पैसा मिला है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कार्ड गेम में क्या क्या होगा, ये सब है कि आपने कहीं पे कार्ड गेम में गया है, गेम शो में गया है, एंटरटेनमेंट में गया है, डांस इंडिया डांस में चला गया है, और कहीं पे भी गया है, आपको अगर पैसा मिल रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर बाद में क्या है, आपका जो था पीएफ का कंट्रीब्यूशन का था यहाँ पे, एनी सम रिसीव्ड बाय एन एसएससी, कोई भी एक इंसान को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज को क्या मिल रहा है, एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। ये किसका बारे में बोल रहा है, एम्प्लॉयर को पैसा मिलेगा अपना एम्प्लॉइज से। ये पैसा किसको मिल रहा है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे ये एसएससी कौन है, एम्प्लॉयर है या नहीं है, एम्प्लॉयर होगा। अगर कोई भी एम्प्लॉयर को अपना एम्प्लॉय से पैसा मिल रहा है, किसका, प्रोविडेंट फंड का पैसा, क्योंकि आपका पैसा तो काट के रखता है प्रोविडेंट फंड में, तो वो पैसा किसका पास जाता है, एम्प्लॉयर का पास जाता है, उसको भी हम लोग
इनकम बोल के मान लेंगे। कब तक इनकम मानेंगे? जब तक आप उसको डिपॉजिट नहीं कर देते हैं। तो आपको भी फिर बाद में जाकर डिपॉजिट करना रहता है। अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया और आपने अपना एम्प्लॉयज़ का पैसा काट के रख दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। फिर बाद में क्या है, आपका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर आपको अगर कोई भी पैसा मिल रहा है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है कि आपका कोई एक इंसान है, जैसे कौन है आपका धीरू भाई अंबानी है, ये मेरा क्या है कीमैन है, कीमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो अगर ये इंसान अगर मेरा कंपनी में नहीं रहेगा, मुझे मेरा इसका अगर कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इस इंसान का जगह को अब मुझे फुलफिल करने के लिए मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका पास इतना नॉलेज है कि हम इसको रिकवर नहीं कर पाएगा उस इंसान का लॉस को। तब जाके हम क्या खरीदता है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है। कौन खरीदा है? इसका एम्प्लॉयर खरीद के रखेगा। एम्प्लॉयर ने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है, किसका लिए? कीमैन के लिए। और जब भी ये कीमैन का कुछ प्रॉब्लम होगा, ये इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा? एम्प्लॉयर को मिलेगा। और ये जो एम्प्लॉयर को ये पैसा मिल रहा है, ये उसका इनकम हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 28 आप लोग को मिल गया था। यहाँ पे भी सेक्शन 56 ये आपका हो गया, कैपिटल गेन आ गया। चलिए, ये सब चीज में अगर आपको कोई भी अगर पैसा मिल रहा है तो वो क्या होगा? आपका इनकम बोल के हम लोग मान लिया जाएगा। फिर बाद में क्या आ गया था आप लोग का? इंडिया का डेफिनेशन आना था। इंडिया का डेफिनेशन बाद में देखेंगे। पर्सन को भी आप लोग को पता चल गया था। अभी पर्सन कौन कौन है? प्रीवियस ईयर आप लोग को कहीं पे आप लोग को प्रॉब्लम है? प्रीवियस ईयर कौन सा हो सकता है? फिर बाद में क्या आता है? सेक्शन आपका 4 आ जाता है। सेक्शन 1 हो गया आप लोग का, सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 3 में किसका डेफिनेशन है? सेक्शन 234 बोलता है कि आपको रेफर टू सेक्शन 3 में जाइए। 3 में ही जाके आपका क्या रहता है? प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है। चलिए, आप एक बार बताइए मुझे, आपका अगर कोई भी एक बिजनेस है, क्या है? बिजनेस है, और आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कब से? 23 को। बिजनेस क्या है? स्टार्ट किया है आपने 13/1/23 को। तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? ट्वेंटी टू 23 में क्या आता है? 1/4/22 आ गया। तो आपका प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होता है? प्रीवियस ईयर यही रहेगा, लेकिन ये पीरियड ऑफ ईयर क्या हो जाएगा? 1 to 23 से इतना रहेगा। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन में अगर आप लोग जाके देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का ड्यूरेशन कितना होना पड़ता है? 12 मंथ्स का होना चाहिए। ये तो आपका 12 मंथ्स नहीं है, तो वो प्रीवियस ईयर हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स कब चार्ज होता है। हम लोग ने इनकम पता कर लिया, किसका ऊपर में टैक्स लगता है वो भी पता कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि चार्ज कैसे होता है, टैक्स कैसे लगता है। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन देखना है आप लोग को। ठीक है, इससे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या बोला? प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर, एनी फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। मतलब आपका क्या है, जैसे आपका केस में क्या था? 1 to 23 में आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा था वो हम लोग को नहीं पता है। मान लीजिए आपका असेसमेंट कौन सा ईयर में होगा? 23 24 में होगा। उसका आगे वाला फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन सा है? 22-23। एक में घुमा के बोला है बस, यहाँ पे और कुछ नहीं है।
कौन सा, ये प्रीवियस ईयर वाला, ये आपको क्या बोला है, प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर। अभी यहाँ पे हम लोग किसका डेफिनेशन देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर। क्या प्रीवियस ईयर वो एक फाइनेंशियल ईयर है जो असेसमेंट ईयर का पहले आता है। प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर है जो असेसमेंट ईयर का पहले आता है। आपका मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1422 से आपका 31/3/23, तो मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 22-23 है। ठीक है, आपका असेसमेंट कब होता है, आप तो इस साल में क्या किया, पैसा कमाया, टैक्स तो आप इस साल में नहीं देंगे, तो आपका असेसमेंट कौन सा साल में होता है, नेक्स्ट ईयर में होता है। तो कौन सा साल में आपका असेसमेंट होगा, आप बताइए। 23-24 में आपका असेसमेंट हुआ, तो असेसमेंट का पहले वाला साल जो होता है वो आपका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर बोलता है। मतलब जो भी फाइनेंशियल है उसी को ही उसका प्रीवियस ईयर बोला जाता है। यहां पे उल्टा बोल के रखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन 4 में आना है। सेक्शन 4 में क्या है, इनकम टैक्स कैसे चार्ज होता है वो हम लोग को देखना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स लिखा हुआ है कि वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इनेक्ट्स द इनकम टैक्स शेल बी चार्ज फॉर एनी असेसमेंट ईयर। टैक्स हम लोग का कौन सा ईयर में लगता है, असेसमेंट ईयर में, क्योंकि कहां पे होता है, एसेस मतलब हिसाब कहां पे होता है, असेसमेंट ईयर में। कमाई कौन सा ईयर में होता है, प्रीवियस ईयर में। कमाई आपने अर्न कहां पे कौन से ईयर में किया है, प्रीवियस ईयर। उसका कैलकुलेशन कब होता है, असेसमेंट ईयर में। तो टैक्स कौन से ईयर में लगेगा, असेसमेंट ईयर में लगेगा। एट एनी रेट्स इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ दैट शैल बी चार्ज्ड फॉर दैट ईयर इन अकॉर्डेंस, किसका अकॉर्डेंस में, आपका अगर जितना भी इनकम है प्रीवियस ईयर में, टू दिस एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। मतलब क्या बोला है, आपका जो भी है टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में लगेगा। किसके अकॉर्डिंगली लगेगा, अकॉर्डिंग टू द रेट इन रेस्पेक्ट टू द टोटल इनकम। आपको जितना भी टोटल इनकम हुआ होगा प्रीवियस ईयर में उसका अकॉर्डिंगली रेट डिसाइड होगा, और रेट डिसाइड होके असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा बोला है। ठीक है, पहले आपको देखना है टोटल इनकम निकालना है। पहले आपको प्रीवियस ईयर निकालो। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर में आप टोटल इनकम निकालो। टोटल इनकम से कहां पे आओ, रेट पे आओ। रेट पे आने के बाद में असेसमेंट ईयर में उसका पेमेंट करो, यही बोला है। ठीक है, और यहां पे क्या बोला है, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 1 इनकम टैक्स शेल बी डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपको अगर टीडीएस देना लायबल होता है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। आपको अगर एडवांस टैक्स देना है, एडवांस टैक्स पहले दे देना पड़ेगा। इस प्रोविजन में अगर बोल दिया है कि आपको असेसमेंट ईयर में ही पे करना है, अगर बोल दिया है तो आपको एवरी टाइम असेसमेंट ईयर का बारे में बात नहीं करना है। आपको पेमेंट, ये आपका क्लोज कौन सा बोला है, सेक्शन 4 का क्लोज आपका सेक्शन 2 बोल के रखा है। सेक्शन 2 सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 बोल के रखा है कि आपको अगर पेमेंट करना है असेसमेंट ईयर में करिए। लेकिन आपको अगर बोल के रखा हुआ है कि आपको अगर पहले ही टैक्स पेमेंट करना है, पहले ही टैक्स कैसे पेमेंट करना है, टीडीएस का थ्रू से, एडवांस टैक्स का थ्रू से, या आपका टीसीएस का थ्रू से। अगर आपको पैसे पहले ही पेमेंट करना रहता है तब आपको पहले ही पेमेंट करना है। अगर आपने इस टाइम में पहले ही पेमेंट नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा और उसका ऊपर में फीस लगेगा। ठीक है,
फिर आता है क्या आप लोग का ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है? पहले आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर में आपने पैसा कमाया, कमाने का बाद में क्या आएगा, आपको इनकम मिला है। फिर इस इनकम को आपको कितना हेड में डिफाइन करना था? इनकम टैक्स ने ऑलरेडी बोल के रखा है, सैलरीज में लगाना है। हाउस प्रॉपर्टी से अगर पैसा मिल रहा है उसको पकड़ना है। पहले आपको इनकम मिल गया, उसका सेग्रीगेशन करिए। सेग्रीगेशन करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन का गेन मिला, कैपिटल गेन मिला और अदर सोर्सेस मिला है। ठीक है, इन सब को आपको निकालने का बाद में आपको क्या निकलेगा? डिडक्शंस आप लोग को जो भी माइनस करना है उसका बाद में क्या निकलेगा? आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगा। ये होता है क्या? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सबको कंबाइन करने का बाद में क्या निकलता है? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर ग्रॉस टोटल इनकम का बाद में अगर मेरा क्या है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मेरा फादर्स के लिए क्या क्या मैंने हेल्थ इंश्योरेंस किया है, मेडिकल के लिए मैंने कुछ खर्चा किया है, वो सब में क्या मिलता है मुझे? डिडक्शंस मिलता है। उस डिडक्शन को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। उसका बाद में क्या निकलेगा? टोटल इनकम या नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम का ऊपर में फिर बाद में क्या देखेंगे हम लोग? रिबेट मिलता है या नहीं मिलता है, वो अलग वर्ड है। फिर उसका बाद में हम लोग टैक्स का रेट डिसाइड करेंगे। रेट डिसाइड करने का बाद में हम लोग टैक्स निकालता है कि टैक्स लायबिलिटी निकलता है कि मुझे टैक्स इस साल में इस इनकम का ऊपर मेरा टैक्स कितना बनता है। और ये जब टैक्स क्या है, कोई भी एक असेसमेंट ईयर में आपने पूरा साल पूरा पैसा कमाया, नेट टैक्सेबल इनकम निकाल दिया, नेट टोटल इनकम निकाल दिया है और आपने टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट कर लिया है। यहाँ तक आपका अपना काम हो गया। और आपका अगर टैक्स लायबिलिटी इन ए गिवन असेसमेंट ईयर 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, तब आपको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था। आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा हो गया, आपको एडवांस टैक्स देना चाहिए। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया है, आपको इंटरेस्ट प्लस फी देना है। ठीक है, सैलरी वाला लोग का क्या होता है, ये जो टीडीएस काटता है वो ओनली ऑन सैलरीज में काट रहा है। अगर वो इंसान क्या कर रहा है, सैलरीड इंसान क्या कर रहा है कि सैलरी का पैसा जमा करके हमने दूसरा कहीं पे पैसा लगा दिया है। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मुझे मिल रहा है, कैपिटल गेन का पैसा मुझे मिल रहा है, सेविंग्स का पैसा अगर मिल रहा है, सेविंग्स के इंटरेस्ट मिलता है, तो वो पैसा अगर मुझे मिल रहा है और उसको मैंने कंप्यूट नहीं किया है और एट द ईयर एंड में मैंने कंप्यूट करवा दिया, क्योंकि मुझे एट द ईयर एंड मुझे कंप्यूट करना ही चाहिए सब में। कंप्यूट करने का बाद में मेरा क्या हो गया, स्लैब बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी सब इनकम भी आपका ऐड हो जाता है। और तब क्या होता है, मेरा टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आ जाता है। और जब भी ज़्यादा आएगा, एडवांस टैक्स का प्रोविजन अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, वो होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब क्या हो गया कि आपका अगर टैक्स लायबिलिटी इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर 10,000 से ज़्यादा है, तब आपको टैक्स एडवांस में देना होता है, ना कि असेसमेंट ईयर में देना होता है। ठीक है, फिर बाद में क्या आ गया आप लोग को, सर्कुलर बाय सीबीडीटी। वो कौन सा सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन 119 बोल रहा है कि आपका कोई भी जो सर्कुलर्स निकलेगा वो किसका ऊपर बाउंड होगा और वहाँ पे क्या क्या लिखा रहेगा, वो 119 बोलता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस है, आपका क्या है, बिजनेस है, आपका उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट हिसाब किताब, विदाउट बुक्स, आप उसका एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर पाएंगे, खर्चा नहीं दिखा पाएंगे। आपको, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है कि नहीं आप लोग ने? तो अकाउंटिंग का मेथड कितना टाइप का रहता है, क्या, कैश एंड एक्रूअल बेसिस में रहता है। तो अकाउंटिंग में भी सेम चीज ही रहता है कि ये चीज कैश में अगर आपको मिल रहा है या एक्रूअल बेसिस में आपका अकाउंटिंग कैसे करना है,
उस हिसाब में करना है। कैश में क्या है, आपको अगर जो पैसा कैश में मिल रहा है उसी को ही आप रेवेन्यू बोल के मानेंगे। और अगर आपको जितना सर्विस प्रोवाइड कर दे रहा है कि मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दिया, उसका वैल्यूएशन अगर आपने मनी में निकाल के रखा हुआ वो हो जाता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों डिफाइन करना रहेगा। और ये दोनों डिफाइन करने के लिए आप लोग को ये मेथड किसने डिफाइन करके रखा है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग ने डिफाइन करके रखा है। कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 145 में। ठीक है, लेकिन ये किसका लिए है, ओनली फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स एंड अदर इनकम। ये सैलरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सैलरी को क्या में होता है, पैसा कैश में ऑलरेडी मिल ही जाता है। फिर बाद में आ जाता है कि ये सब चीज अभी हम लोग ने क्या सीखा था सेक्शन 4 में, ये वाला बताइए, फिर उसके बाद ये टेबल पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। सेक्शन 4 में क्या सीखा था आपने, बेसिक चीज ही था, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ये सीखा था। क्या सीखा था आपने, रेट, आपने क्या बोला, रेट बोला था। फिर और कैसे, हेड्स ऑफ इनकम नहीं था आपका, तो आपको सेक्शन 4 एक बार देखने के आना है। नेक्स्ट, सेक्शन 4 में क्या था कि कोई भी एक असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स पेमेंट करना है। कब टैक्स पेमेंट करना है, असेसमेंट ईयर में आपका टैक्स पेमेंट होगा। मतलब क्या, आपका हिसाब किताब कौन सा ईयर में होगा, असेसमेंट ईयर में होगा। कोई भी प्रीवियस ईयर में आपने पैसा कमाया है, आपका हिसाब किताब असेसमेंट ईयर में होगा अकॉर्डिंग टू दी टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। हिसाब किताब कौन से ईयर में होगा, असेसमेंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में होगा। ठीक है, इस बात को कौन नहीं मानता है, सेक्शन 172, 174, 174A, 175, 176, ये सब सेक्शन बोलता है कि हम असेसमेंट ईयर का बात ही नहीं करेगा। आपको ये कौन सा सेक्शन 4 क्या बोल रहा था, आपको टैक्स कौन सा ईयर में देना है, असेसमेंट ईयर में। अगर ये बात नहीं मान रहा है तो आपको टैक्स कौन सा ईयर में देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा। जिस साल में आपका कमा रहा है उसी साल में आपको पैसा देना पड़ेगा। सेक्शन 4 ने क्या बोला था, आपने इस साल में पैसा कमाया, पैसा बाद में नेक्स्ट ईयर में दीजिए। आपने नहीं माना, आपने बोला कि ये सेक्शन वालों को जिस साल में पैसा कमा रहा है उसी साल में पैसा दे के जाओ। किस लिए, क्योंकि ये जो 5 सेक्शन आप लोग देख रहे हैं उसमें क्या है, ये सब चीज भगोड़ा इंसान है कि ये लोग भाग जाएगा, ये लोग को पैसा लेके भागने का पहले पैसा अभी दे के जाओ। किस लिए, सेक्शन 172 क्या बोलता है कि असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। वो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में रहता ही नहीं है और ऊपर से ये शिपिंग का बिजनेस कर रहा है, सामान वामान लेके फूट देगा, पैसा नहीं देगा, तो ये जब भी पैसा कमा के जाता है उसी साल में मुझे पैसा दे के जाना पड़ेगा। पैसा कमाया, टैक्स पेमेंट करो, निकलो, अदरवाइज आप निकल नहीं पाओगे। और ये एक बार निकल जाएगा तो असेसमेंट में ईयर में क्या आएगा, वो पैसा देने के लिए कि सर हम आपका पैसा तो भूल गया, आपको दे के जाएगा। तो इसको पहले ही पकड़ने के लिए ये वाला क्लोज लाया था। ये सब चीज में आपने जब भी पैसा कमाया, मतलब आपने अगर क्या कह रहे, आप यहां से इंडिया से निकल के जाएंगे तभी पैसा देके जाना पड़ेगा। ठीक है, और आपका अगर यहाँ पे बिजनेस है ऑलरेडी, यहाँ पे एक सेक्शन है 44BB बोल के, शिपिंग एंड बिजनेस के लिए ही ऑलरेडी ये सेक्शन बनाया हुआ है। उसको प्रिजम्पटिव में टैक्स देना पड़ता है कि आपको, जैसे पकड़ लीजिए प्रोफेशनल्स लोग के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, बोला है कि आपने पूरा साल में पैसा कमाया कितना, 40 लाख। आपको बुक्स वुक्स कुछ नहीं मानना है। आपने अभी हम लोग पढ़ा था 100 कितना था बुक्स का, मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कितना था 145। आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो ही नहीं करना है, खाता वही नहीं रखना है,
आपको डायरेक्ट हिसाब क्या लगाना है कि आपने जितना भी इस पूरा साल में कमाया है उसका 50% का ऊपर में टैक्स दे दीजिए। उसका 50% को इनकम बोल के मानिए, मतलब आपका इनकम कितना होगा, 40 लाख का 50% कितना होता है, 20 लाख। 20 लाख में जितना भी रेट होगा उसका ऊपर में आप टैक्स पेमेंट कर दीजिए। सेम चीज 44BB के लिए भी होता है, मतलब अगर शिपिंग बिजनेस है आपका, आपको प्रिजम्पटिव में ऐसा ही एक स्कीम है, वहां पे आपको टैक्स पेमेंट करना है। ठीक है, हिसाब किताब नहीं है, आपको जितना पैसा मिल रहा है उसका ऊपर में एक परसेंटेज ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, उसका ऊपर में आपको टैक्स पेमेंट करके जाना है। फिर बाद में आता है कौन, असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया। बढ़िया एग्जांपल कौन है, मालिया जी, किंगफिशर। ठीक है, तो भाग के तो चला गया, उसको इंडिया में ला नहीं पा रहे, तो इंडिया में ला नहीं पा रहे तो उसका पैसा भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो आपको अगर खबर है कि ये इंसान इंडिया छोड़ के भाग सकता है, सस्पेक्ट है, आपका उसका उसी साल में असेसमेंट कर देना है। फिर आपने क्या क्या एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बनाया है, किस लिए फॉर्म किया था, कि फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, जैसे आप लोग का क्या आता है, यहाँ पे मेला आया, 4-5 जन मिलकर आप लोग ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और इस इवेंट ऑर्गेनाइज खत्म होने का साथ साथ आप लोग 5 जन 5 तरफ भाग जाएंगे। पैसा तो कोई नहीं देगा कि अरे वो पैसा आप उनसे ले लीजिए, आप उनसे ले लीजिए, तो वो नहीं करने के लिए इवेंट खत्म होगा, साथ साथ पैसा दो, निकलो। फिर अगर कोई एक इंसान है जो क्या करता है, अपने आप को, अपना टैक्स को या अपना प्रॉपर्टी को हटा देता है। प्रॉपर्टी किसका नाम पे है, मेरा नाम पे है। जैसे अभी क्या हो रहा था, अभिषेक बच्चन अपना बेटी का नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहा था। ठीक है, इनकम किसका है, इनका है। पैसा किसका नाम पे दिखा रहा है, प्रॉपर्टी किसका नाम पे दिखा रहा है, बेटी का नाम पे। अपना प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, बेटी का नाम पे दे दे रहा है। तो जो भी इनकम आ रहा है वो अपना बेटी का नाम पे आ रहा था। प्रॉपर्टी अगर वो अपना बेटी का नाम पे दे दिया है, और प्रॉपर्टी किसका नाम पे हो गया, वो बेटी का नाम पे, और इनकम कोई भी जनरेट होगा वो किसका नाम पे आएगा, बेटी का नाम पे। उसने क्या कर दिया, अपना प्रॉपर्टी को अपना बेटी का नाम पे दे दिया, क्योंकि उसका इनकम ज्यादा हो जाने से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो अपना इनकम क्या कर दिया, थोड़ा इनकम बेटी का नाम पे दिखा दिया, क्योंकि बेटी का नाम पे कम इनकम दिखाएगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अगर ये चीज अगर आप कर रहा है और इसका अगर एविडेंस गवर्नमेंट का पास है, तो आपको उसी साल में पेमेंट करना पड़ेगा। फिर क्या है, आपका अगर कोई भी डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, मतलब आपका बिजनेस खत्म हो गया है, तो आपको उसी साल में ही पैसा दे देना है। अदरवाइज इन 5 को छोड़ के अगर आपका पास दूसरा कुछ बिजनेस है और आप इन कैटेगरी में नहीं गिर रहा है, तो आपको आपका टैक्स कब देना है, असेसमेंट ईयर में देना है। फिर सेक्शन 288A क्या बोलता है कि आपका जो भी टोटल इनकम होता है, पकड़ लीजिए आपका टोटल इनकम कितना निकला है, 288,913 कितना निकला है, 288,913। उसको आपको बोला है कि राउंड ऑफ कर दो, खुचरापति हम लोग नहीं घुमा के देगा। तो पान दुकानी का हिसाब कर रहा है लोग कि 910 में आपका हिसाब होगा। अगर 97 हो जाता है तो उसका 288,920 हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है, सेक्शन 288। सेम चीज वो आपका टैक्स का साथ कर रहा है। 756 अगर होता है तो 12,750 760 देना है आपको। ठीक है, चलिए। और फिर अभी आप लोग क्या करिए, अप टू पेज नंबर 12, अगर आप लोग के पास बुक है तो अप टू पेज नंबर 12 आप लोग को अगर क्वेश्चन कुछ आता है
तो अभी पूछिए। बुक चाहिए आप लोग? पढ़ के देखना है अगर आप लोग को। कौन इतना सुंदर गाना गाता है? बढ़िया है। नहीं नहीं, उसको भी अभी लग गया हुआ है, ऑडिशन देना है ना। 30% टैक्स लगेगा बहन। ठीक है, तो अभी हम तो एक काम कर रहे हैं अभी। अभी हम लोग को क्या करना है, पर्सन का डेफिनेशन आप लोग को देख के आना है। एसएससी आप लोग देख के आ रहे थे, और क्या देखा आपने? इनकम का डेफिनेशन आप लोग ने देख लिया। इंडिया का डेफिनेशन देखना है आप लोग को। फिर जीटीआई छोड़ देता है। फिर चार्ज ऑफ टैक्स सेक्शन 4, और क्या है, और कुछ पढ़ा था आपने? प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, और कुछ, और क्या पढ़ा है आप लोगों ने? 175 वो अभी चलिए, हाँ ठीक है, वो लिख लीजिए एक बार। वो इंस्टेंसेस where ठीक है। आर्टिकल 245 264 था ना, 246 एंड 265, 264। फिर आप लोग का शेड्यूल 7 से आप लोग को एवरी लिस्ट का इलेवन है आपका। पहला क्या है पर्सन का? एसएससी इनकम इंडिया, चार्ज ऑफ टैक्स, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, इंस्टेंसेस वेयर टैक्स इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। फिर आर्टिकल 246, आर्टिकल 264, और आपका शेड्यूल 7 का तीनों लिस्ट का आपको 5-5 एग्जांपल्स लिख के आना है। ठीक है। अगर आप लोगों का क्या है, गूगल डॉक्स है, तो आप गूगल डॉक्स में आप लोग ये आंसर्स लिखिए, वो फिर हम लोग मेरे साथ शेयर कर दीजिए। और ये वाला मैं क्या करूँगा, आप लोग का अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में आप लोग को शेयर कर दूंगा ये वाला।